रोहन चीख नहीं पाया। लिफ्ट भयानक गति से गिर रही थी, जैसे तार टूट चुकी हों। ये उस एक बटन की सजा थी, दया का बटन, जो उसने 7वें फ्लोर पर उस बूढ़े आदमी के लिए दबाया था। अब लिफ्ट में केवल वो था, बूढ़ा आदमी गायब। उसकी जगह एक लंबी कंकाली छाया खड़ी थी, जिसकी आंखें अनंत शून्य थी। गूंजती हुई आवाज आई, तुमने नियम तोड़ा रोहन। 7वां नियम, अब तुम मेरे नए गार हो। मेरे साथ गलत फ्लोर तक चलो। लिफ्ट एक जबरदस्त झटके के साथ अंधेरी गहराई में रुकी। रोहन की कहानी 7 दिन पहले इसी शहर के सबसे ऊंचे और आलीशान ग्रैंड टावर का नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड की नई नौकरी का यह पहला दिन था। रात के 11:30 बज रहे थे और इमारत के चमकते हुए मार्बल फ्लोर पर अब सन्नाटा पसरा था। यहां की हवा अजीब तरह से ठंडी और स्थिर थी, जैसे समय इस इमारत में धीमी गति से चलता हो। रोहन उत्साह से भरा था। उसने कंधे पर हाथ रखकर मैनेजर वर्मा को धन्यवाद कहा। मिस्टर वर्मा पिछले 15 सालों से इस टावर में नाइट मैनेजर थे। वर्मा की आंखें थकी हुई और लाल थी। उनके माथे पर पसीना था, जबकि कमरे में ठंड थी। उनकी आवाज धीमी और कर्कश थी। रोहन, वर्मा ने अपनी मेज की दराज से चमड़े की एक पुरानी घिसी हुई रूल बुक निकाली। तुम्हारा काम आसान है, पर कुछ बातें तुम्हें याद रखनी होंगी, खासकर रात 12 बजे के बाद। उन्होंने रोहन को एक पुरानी मुड़ी हुई हल्के पीले रंग की नियम बुक थमाई। रात के नियम 5, 6 और 7 सबसे जरूरी है, वर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। 5 और 6 आसान है, किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना और किसी भी अलार्म को अनदेखा करना। पर बेटा, 7वां नियम। वर्मा ने बात अधूरी छोड़ दी और सीसीटीवी मॉनिटर के पास लगे पीले हो चुके एक लैमिनेटेड नोटिस की ओर इशारा किया। उस पर बड़े अक्षरों में हाथ से लिखा था, 7वां नियम, रात 12 बजे के बाद अगर लिफ्ट बीच में रुक जाए और तुम्हें दरवाजे पर कोई न दिखे, तो दरवाजा कभी मत खोलना, किसी भी हाल में नहीं। रोहन मुस्कुराया। सर, यह तो किसी भूतिया कहानी जैसा लगता है। लिफ्ट खराब होगी, मैं उसे रीसेट कर दूंगा। वर्मा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो रोहन के बिल्कुल करीब आए। उनकी सांसों में एक बासी पुरानी महक थी। रोहन, वर्मा ने लगभग कांपते हुए कहा, यह लिफ्ट खराब नहीं होती। 7वें फ्लोर पर दरवाजे के बाहर वो इंतजार करता है। वो कमजोर आवाज में तुम्हें पुकारेगा या शायद रोएगा। वो तुम्हें लालच देगा या तुम्हें डराएगा। पर अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम उसे अंदर आने का न्योता दोगे और तुम हमेशा के लिए उसकी जगह ले लोगे। वर्मा ने अपनी कलाई को देखा। उनकी घड़ी में 11:58 हो रहे थे। वे अचानक कुर्सी से उठे। उनका शरीर तेजी से कांप रहा था। अब मुझे जाना होगा, वर्मा ने कहा। उनकी आवाज में दहशत थी। तुम जिम्मेदार हो, याद रखना, कोई दया नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, बस नियम। वर्मा लगभग भागते हुए सीसीटीवी रूम से बाहर निकले और उनके जाते ही रोहन को लगा जैसे कमरे की हवा का तापमान और भी गिर गया हो। ठीक 12 बजे टावर की लिफ्ट ने अचानक एक धीमी, अजीब सी कर्कश आवाज निकाली। सीसीटीवी मॉनिटर पर लिफ्ट डिस्प्ले पर लगा 7 नंबर तेजी से फ्लिकर हुआ और फिर सब शांत हो गया। रोहन अकेला था। उसने सामने रखी पुरानी रूल बुक खोली और 7वें नियम पर उंगली रखी। उसे यह सब एक मजाक लग रहा था, एक थकी हुई पुरानी कहानी। लेकिन तभी लिफ्ट के माइक में, जो ठीक उसकी मेज के ऊपर लगा था, एक भयानक धीमी फुसफुसाहट आई। यह आवाज किसी महिला की थी जो दर्द से सिसक रही थी। रोहन, दरवाजा खोलो प्लीज। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज इतनी साफ थी, इतनी नजदीक थी कि रोहन को लगा जैसे वो लिफ्ट की आत्मा अब उसके कंधे पर खड़ी हो। रोहन अपनी सीट पर जम गया था। फुसफुसाहट बंद हो गई थी
लेकिन दहशत का एहसास बाकी था। उसने घबराकर सीसीटीवी मॉनिटर देखा। लिफ्ट 7वें फ्लोर पर अटकी थी, पर स्क्रीन पर दरवाजे के बाहर सन्नाटा था। कोई नहीं था। लिफ्ट का इंडिकेटर स्थिर रूप से 7 पर जमे होने के बावजूद दरवाजे पर कोई हलचल नहीं थी। ये एक मजाक है, रोहन ने खुद को दिलासा दिया। कोई शरारती सिक्योरिटी गार्ड या पुराना सिग्नल फॉल्ट। लेकिन वर्मा की थकी हुई गंभीर आंखें उसे याद आई। यहां रात 12 बजे के बाद लिफ्ट सिर्फ अपनी मर्जी से चलती है। तनाव कम करने के लिए रोहन ने सीसीटीवी रूम के एक पुराने दराज को खोल दिया। वो कुछ रिकॉर्डिंग या मैनुअल खोजना चाहता था। दराज में कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि चमड़े की एक पुरानी घिसी हुई लॉगबुक मिली। ये इतनी पुरानी थी कि इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारों से मुड़ गए थे। लॉगबुक पर छोटे अक्षरों में लिखा था, एन मिश्रा, नाइट ड्यूटी। रोहन ने उत्सुकता से पन्ने पलटे। गार्ड एन मिश्रा की शुरुआती एंट्रीज सामान्य थी, लेकिन जैसे ही वो रात 12 बजे के बाद की एंट्रीज पर पहुंचा, अक्षरों में दहशत साफ झलकने लगी। मिश्रा की एंट्री, डे 26, रात 1:17। लिफ्ट फिर 7वें फ्लोर पर रुकी। कोई नहीं दिखा, पर दरवाजे से आवाज आई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आवाज में इतनी बेचैनी थी कि मेरे हाथ कांप गए। मैंने नियम 7 का पालन किया। दरवाजा नहीं खोला। मिश्रा की एंट्री, डे 30, आवाजें अब बच्चों की हंसी जैसी है। दरवाजे के बाहर से लिफ्ट के स्टील में कुछ खुरचने की आवाज आती है। मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। मुझे डर है कि लिफ्ट में बैठा वो मेरे डर को सुन सकता है। मिश्रा की एंट्री, डे 32, आज उसने मुझे मेरे बेटे के नाम से पुकारा। मुझे पता था कि मेरा बेटा इस शहर से बाहर है, पर आवाज में इतनी सच्चाई थी। मैं चिल्लाया और वॉल्यूम कम कर दिया। वर्मा से बात करनी होगी। वो इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ लिफ्ट खराब होना नहीं है। लॉगबुक के अगले पन्ने बिल्कुल खाली थे और अंतिम भरे हुए पन्ने पर गहरे, काले और सूखे हुए थून या किसी गाढ़े कीचड़ का एक बड़ा दाग था। रोहन के हाथ से लॉगबुक गिर गई। उसे समझ आ गया, वर्मा कोई मजाक नहीं कर रहे थे। मिश्रा उनका प्रीडिसेसर था और वो हार गया था। रोहन ने लॉगबुक उठाई, उसके पन्ने पलटे। अंत में एक नया साफ पन्ना मिला, जिस पर मैनेजर वर्मा ने अपनी एंट्री शुरू की थी। वर्मा की एंट्री, डे 1, पिछला गार्ड मिश्रा आज गायब है। उसके कपड़े और आईडी लॉकर में है। मैंने उसकी लॉगबुक दबा दी है। मुझे पता है कि ये मेरी गलती है। 7वां नियम, मैंने उसे नियम से ज्यादा खुद पर भरोसा करने को कहा था। रोहन की सांस अटक गई। वर्मा ने ये गलती की थी। तभी रात 1:08 लिफ्ट फिर से हरकत में आई। वो तेजी से 7वें फ्लोर की ओर बढ़ी। इस बार लिफ्ट के माइक से कोई आवाज नहीं आई। रोहन ने सीसीटीवी में 7वें फ्लोर के दरवाजे पर देखा। कोई नहीं था। अचानक लिफ्ट में एक भयानक झटका लगा। सीसीटीवी मॉनिटर पर रोहन ने लिफ्ट के अंदर की इमरजेंसी लाइट को टूटते हुए देखा। अंधेरा छा गया और फिर लिफ्ट से आई एक बूढ़े आदमी के खांसने की कमजोर आवाज। बेटा, आवाज कांप रही थी। लगता है लिफ्ट बीच में ही अटक गई। मुझे बेसमेंट तक जाना था। मेरी सांसें रुक रही हैं। प्लीज 7वें फ्लोर पर दरवाजा खोल दो। ये न तो सिसकी थी, न डरावनी हंसी। ये दया की भीख थी। रोहन ने लॉगबुक पर देखा। कोई दया नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। खांसने की आवाज लगातार आ रही थी, लेकिन इस बार वो आवाज पहले की फुसफुसाहट से अलग थी। ये पूरी तरह से मानवीय लग रही थी। रोहन के विवेक पर सीधा हमला। बेटा, मैं हार्ट पेशेंट हूं। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक छोड़ दो। मुझे यहां हवा नहीं आ रही। प्लीज, बस दया कर दो। रोहन के माथे पर पसीना आ गया। उसके हाथ इमरजेंसी डोर ओपन बटन की ओर बढ़े। मिश्रा की लॉगबुक और वर्मा की दहशत एक तरफ थी
और दूसरी तरफ एक मरता हुआ आदमी। नियम 7, अगर तुम्हें दरवाजे पर कोई न दिखे। रोहन ने सीसीटीवी पर जूम किया। लिफ्ट 7 पर अटकी थी। अंदर का कैमरा बंद हो चुका था क्योंकि इमरजेंसी लाइट टूट गई थी, लेकिन 7वें फ्लोर की लॉबी का कैमरा एकदम साफ था। कोई नहीं था। रोहन ने लिफ्ट के माइक का बटन दबाया। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सुरक्षा नियमों के अनुसार लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर से इंजीनियर आकर ही निकालते हैं। आप घबराइए मत, मैं मदद भेज रहा हूं। लिफ्ट के अंदर की खांसी अचानक रुक गई। एक क्षण के लिए रोहन को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली। फिर आवाज आई, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। उसमें एक अजीब ठंडापन और दबा हुआ क्रोध था। इंजीनियर? कौन सा इंजीनियर? तुम अकेले हो, रोहन। 12 बजे के बाद यहां कोई नहीं आता। रोहन के दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। उसे कैसे पता चला कि वो अकेला है? बूढ़े आदमी की आवाज ने मनोवैज्ञानिक खेल खेलना शुरू कर दिया। तुम जानते हो, मिश्रा ने भी यही कहा था। उसने मुझसे दरवाजा न खोलने का नियम बताया। पर रोहन, जब मैंने उसे बताया कि मेरी बेटी लिफ्ट शाफ्ट के किनारे लटकी है, तो उसने खोला। उसका दिल तुम्हारे जितना पत्थर का नहीं था। यह विशुद्ध झूठ था। मिश्रा की एंट्रीज में बेटी का कोई जिक्र नहीं था। रोहन ने तुरंत समझा, ये वो इकाई उसके सबसे बड़े डर और अपराध बोध पर हमला कर रही थी। रोहन ने मेज पर पड़ी मिश्रा की लॉगबुक खोली और मैनेजर वर्मा को इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन बार बार नॉट रीचेबल बता रहा था। रोहन ने माइक फिर से दबाया। आप कौन है? मैं पुलिस को बुला रहा हूं। अंदर से एक लंबी डरावनी हंसी गूंजी। बूढ़े आदमी की कमजोर आवाज में अब एक गहरी गूंजती हुई प्रतिध्वनि थी। पुलिस? तुम इस टावर की लिफ्ट शाफ्ट से पुलिस बुलाओगे? हाँ, तुम मुझे बाहर आने से क्यों रोक रहे हो? ये मेरी मंजिल है। मैं तुम्हें पूरी रात इंतजार करवा सकता हूं। रोहन, हर बार जब तुम झपकी लोगे, मैं तुम्हें पुकारूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े पश्चाताप की याद दिलाऊंगा। रोहन ने लिफ्ट के 7वें फ्लोर की लॉबी के सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखा। कुछ भी नहीं, केवल धूल से भरी स्थिर हवा। लेकिन फिर उसने कैमरे के लेंस पर एक सूखी हुई उंगली जैसी परछाई देखी, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर खिंच रही थी। वो इकाई लिफ्ट के अंदर नहीं, बल्कि बाहर लिफ्ट शाफ्ट की दरारों में कहीं थी। रोहन ने अपनी शिफ्ट की घड़ी देखी। सुबह होने में अभी भी 4 घंटे बाकी थे। 4 घंटे इस बूढ़े आदमी की लगातार सताने वाली खांसी और भयानक मनोवैज्ञानिक हमलों के साथ। रोहन ने लॉगबुक बंद की और आंखें गड़ाकर सीसीटीवी मॉनिटर को देखने लगा। वो जानता था कि अगली सुबह वो मैनेजर वर्मा से इस बारे में बात किए बिना नहीं रहेगा। उसे पता लगाना था कि वर्मा ने झूठ क्यों बोला और वास्तव में मिश्रा का क्या हुआ। सुबह के 8 बज चुके थे। सूरज की रोशनी ग्रैंड टावर की लॉबी को चीर रही थी और रात की हर भयानक याद अब एक बुरा सपना लग रही थी। रोहन की आंखें लाल थी, पर वो खुद को किसी तरह खींचकर मैनेजर वर्मा के दफ्तर तक पहुंचा। वो पूरी रात उस बूढ़े आदमी की खांसी और मानसिक हमलों से लड़कर जीता था। वर्मा अपने छोटे अंधेरे दफ्तर में अपनी मेज पर सिर रखे बैठे थे। उन्होंने पिछले 15 सालों में एक भी छुट्टी नहीं ली थी और रोहन को लगा कि उनकी थकावट अब सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक थी। सर, जागिए, रोहन ने वर्मा को झकझोरा। हमें बात करनी है। वो आदमी, लिफ्ट में फंसा हुआ वो आदमी। वर्मा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में वही पुरानी दहशत थी, पर अब उसमें पश्चाताप का एक गहरा भाव था। रोहन, तुम बच गए? उनकी आवाज में आश्चर्य था। रोहन ने गुस्से से मिश्रा की लॉगबुक वर्मा के सामने पटक दी। मिश्रा क्यों गायब हुआ? लिफ्ट 7 पर क्यों रुकी? और आपने झूठ क्यों बोला
कि ये सिर्फ एक सुरक्षा नियम है। वर्मा बैठ गए। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे सालों से दबा कोई बोझ उतार रहे हों। ये झूठ नहीं है रोहन, ये सत्य है, और मैं जानता था कि तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो मैंने 15 साल पहले किया था। वर्मा ने अपनी कहानी शुरू की। ये 15 साल पहले शुरू हुआ था। वर्मा तब एक नए गार्ड थे। उस समय का मैनेजर मिश्रा नहीं, बल्कि एक और बूढ़ा आदमी था। वर्मा ने 7वें नियम को तोड़ा। उन्होंने दया के वशीभूत होकर लिफ्ट का दरवाजा खोला। वो आदमी लिफ्ट के अंदर नहीं था। वर्मा ने कांपते हुए बताया, लिफ्ट के अंदर की इमरजेंसी लाइट टूटी थी, पर दरवाजा खुलते ही लिफ्ट के शाफ्ट से एक लंबी काली परछाई कलेक्टर बाहर आई। उस रात उसने लिफ्ट को शाफ्ट में अनंत गहराई तक गिरा दिया। उस गहराई में मुझे कलेक्टर मिला। वो मेरी आत्मा को शाफ्ट की दीवारों से बांधकर हमेशा के लिए खुद को आजाद कर रहा था। वर्मा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं नहीं मरा रोहन। उसने मुझे एक विकल्प दिया, एक शर्त। अगर मैं अगले गार्ड को सफलतापूर्वक फंसाता हूं, उसे नियम 7 तोड़ने पर मजबूर करता हूं, तो मेरी आत्मा आजाद हो जाएगी। तो आपने मिश्रा को फंसाया? रोहन ने हकलाते हुए पूछा। नहीं रोहन, मैंने नहीं फंसाया। वर्मा चीखे। मैंने 15 साल तक संघर्ष किया। मैंने हर रात खुद को टॉर्चर किया, पर मैंने 7वें नियम को सख्ती से लागू किया। मिश्रा एक अच्छा लड़का था, पर एक रात वो लिफ्ट में एक छोटी बच्ची की आवाज सुनकर डर गया और उसने दरवाजा खोल दिया। रोहन सदमे में था। मिश्रा की लॉगबुक पर लगा तून का दाग, उसकी बेटी के नाम से पुकारने वाली आवाज, सब समझ आ गया। मिश्रा की रूह अब लिफ्ट शाफ्ट में फंसी थी। वर्मा ने रोहन का हाथ पकड़ा। उनकी आंखें बेजान थी। और अब तुम हो, वर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। जब तुम नियम तोड़ते हो तो तुम्हारी रूह मिश्रा की जगह ले लेती है और मिश्रा आजाद हो जाता है। यही चक्र है। लेकिन तुम बच गए रोहन। तुमने दया नहीं दिखाई। रोहन को गुस्सा आया। तो पिछली रात लिफ्ट में खांसने वाला वो बूढ़ा आदमी कौन था? वर्मा ने अपने हाथ रोहन से छुड़ा लिए और दफ्तर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। वो मैं था रोहन। वर्मा ने अपनी आंखें जमीन पर गड़ाए रखी। मुझे पता था कि तुम मिश्रा की लॉगबुक पढ़ोगे, इसलिए मैंने तुम्हें फंसाने के लिए खुद को लिफ्ट में बंद कर लिया। मैं तुम्हें दया दिखाने पर मजबूर करना चाहता था, ताकि मेरी आत्मा आजाद हो जाए। पर तुम सफल रहे। रोहन अवाक था। वर्मा ने उसे जानबूझकर जाल में फंसाने की कोशिश की थी। तो अब क्या होगा? रोहन ने चिल्लाया। वर्मा ने दरवाजे को जोर से बंद कर लिया। अब मैं अपनी सजा भुगतूंगा। और तुम अब इस टावर के एकमात्र नाइट गार्ड हो, कलेक्ट का अंतिम निशाना। रोहन दफ्तर के बाहर अकेला खड़ा था। दरवाजा अंदर से बंद था। वो जानता था कि वर्मा की कहानी का अंतिम पन्ना लिखा जा चुका था। रोहन ने गुस्से में वर्मा के दफ्तर का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर कमरा खाली था। कुर्सी पलटी हुई थी। मेज पर कागज बिखरे थे, लेकिन मैनेजर वर्मा वहां नहीं थे। बस हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसी किसी उच्च वोल्टेज बिजली के झटके के बाद आती है। रोहन समझ गया, धमाके की आवाज वर्मा के आत्महत्या करने की नहीं थी। ये कलेक्ट के उन्हें शाफ्ट में खींचने की आवाज थी। वर्मा आजाद नहीं हुए थे, उन्हें उनकी असफलता की सजा मिली थी। रोहन की नसों में डर की जगह अब एक ठंडा निर्णायक क्रोध भर गया। वो इस चक्र का अगला शिकार नहीं बनेगा। उसने मेज पर रखी एक मास्टर एक्सेस कार्ड उठाई, जो लिफ्ट शाफ्ट के दरवाजे खोलने के लिए इस्तेमाल होती थी। रोहन का इरादा साफ था। वो भाग नहीं सकता था, इसलिए वो उस गहराई को देखना चाहता था जहां मिश्रा और अब वर्मा की आत्माएं फंसी थी। रोहन लॉबी में लिफ्ट के पास पहुंचा। डिस्प्ले अब 8 फीट दिखा रहा था, जैसे कुछ भी असामान्य न हुआ हो। वो लिफ्ट को बेसमेंट में बुलाना चाहता था,
लेकिन जैसे ही उसने डाउन बटन दबाया, लिफ्ट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रोहन ने लिफ्ट के दरवाजे पर मास्टर कार्ड स्वाइप किया। दरवाजा खुला। लिफ्ट का केबिन एकदम साफ, चमकीला और सामान्य था। रोहन अंदर घुस गया। उसने बेसमेंट बटन दबाया। कोई आवाज नहीं, कोई गति नहीं। तभी रोहन के ठीक पीछे दरवाजा तेजी से बंद हुआ। बंद होने की आवाज सामान्य नहीं थी। यह धातु पर धातु के टकराने जैसी कर्कश आवाज थी। लिफ्ट अचानक हरकत में आई। वो नीचे नहीं जा रही थी, बल्कि रोहन को लगा जैसे वो किसी अदृश्य बल द्वारा खींची जा रही हो। लिफ्ट का सामान्य झुंड गायब था। ये एक द्रव, मौन गति थी, जैसे वो किसी गाढ़े पदार्थ में फिसल रही हो। डिस्प्ले पागल हो गया। नंबर तेजी से बदल रहे थे। 12, 13, 20, -1, -666। और फिर डिस्प्ले पर एक शब्द स्थिर हो गया जो रोहन के हृदय को चीर गया। द रॉन्ग फ्लोर। रोहन ने घबराकर इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाया। कोई फायदा नहीं। उसे लगा जैसे लिफ्ट अब टावर के नीचे नहीं, बल्कि किसी अस्तित्वहीन गहराई में जा रही है। लिफ्ट शाफ्ट की दीवारों से अब आवाजें आ रही थी। हजारों आत्माओं के चीखने और रोने की आवाजें, जो अब एक साथ मिलकर एक भयावह कोरस बना रही थी। तभी लिफ्ट अचानक एक और फ्लोर पर रुकी। डिस्प्ले ने एक सामान्य नंबर दिखाया, 42। दरवाजा धीरे से खुला। रोहन ने देखा, बाहर कोई लॉबी नहीं थी, बल्कि एक अंतहीन बर्फीला सफेद हॉल था। हवा में कोई आवाज नहीं थी, बस शून्य का सन्नाटा। हॉल के बीच में रोहन ने एक बड़ी काली कुर्सी पर एक कंकाली छाया को बैठे देखा। उसके हाथ में मिश्रा की खोई हुई लॉगबुक थी। वो था द कलेक्टर। कलेक्ट ने रोहन की ओर देखा। उसकी शून्य आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक यांत्रिक जिज्ञासा थी। कलेक्ट ने लॉगबुक का एक खाली पन्ना खोला और अपनी लंबी उंगली से रोहन की ओर इशारा किया। उसकी आवाज, जो पिछली रात लिफ्ट में गूंजी थी, अब सीधे रोहन के दिमाग में आई। अंतिम शिकार, अपनी जगह लो, गार्ड। तुम्हारा चक्र शुरू होता है। रोहन को एहसास हुआ कि वो लिफ्ट शाफ्ट की दीवारों पर लटकी हुई लाखों आत्माओं में से एक बनने के कगार पर है। रोहन बर्फीले सफेद हॉल में कलेक्ट के सामने खड़ा था। कलेक्ट एक विशाल काली कुर्सी पर बैठा था। उसकी आकृति हवा में तैरती हुई काली स्याही जैसी थी, जिसकी आंखों की जगह केवल 2 शून्य थे। रोहन की लिफ्ट, जो अब पूरी तरह से ठंडी और मृत थी, कलेक्ट के पीछे शाफ्ट के मुहाने पर अटकी थी। कलेक्ट के लंबे कंकाली हाथ में मिश्रा की लॉगबुक ऐसे सिमटी थी जैसे वह उसके अस्तित्व का विस्तार हो। कलेक्ट की आवाज रोहन के कानों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग के केंद्र में गूंजी, एक ठंडी, यांत्रिक, बिना भावना वाली आवाज। तुम लिफ्ट में घुसे, रोहन। तुमने मास्टर की का इस्तेमाल किया। यह 7वें नियम के उल्लंघन से भी गहरा अपराध है। इसका मतलब है तुम यहां की सच्चाई को पहचानते हो। रोहन का शरीर कांप रहा था। ये क्या जगह है? तुम कौन हो? वर्मा कहाँ है? वर्मा अब यहां की दीवारों में है। कलेक्ट ने धीमी गति से जवाब दिया। उसने अपनी लंबी उंगली से लिफ्ट शाफ्ट के अंधकार की ओर इशारा किया। और मैं यहां का कलेक्टर हूं। मैं नियम 7 को लागू करने वाला हूं। यह टावर अस्तित्व का एक चक्र है। कलेक्ट ने लॉगबुक खोली। यह मेरी लॉगबुक है। इसमें उन सभी की आत्माओं का हिसाब है जिन्होंने दया दिखाकर नियम तोड़ा। रोहन ने देखा, लॉगबुक के पन्नों पर नाम नहीं, बल्कि आत्माओं के छोटे धूमिल चित्र थे। एक कोने में मिश्रा का चित्र दर्द में लिपटा था। कलेक्ट ने समझाना शुरू किया। उसकी आवाज अब एक यांत्रिक, भयानक उपदेशक की थी। तुम सभी गार्ड यहां आते हो। तुम नियम 7 सीखते हो, लेकिन हर इंसान के अंदर मानवता का एक कमजोर धागा होता है, दया। जब तुम दरवाजा खोलते हो, तुम मुझे एक आत्मा सौंपते हो।
उस आत्मा को शाफ्ट में अनंत दर्द मिलता है और उसकी जगह एक नई आत्मा लेता है। और मैं? रोहन ने हकलाते हुए पूछा। कलेक्ट ने एक क्षण के लिए रोहन को शून्य आंखों से घूरा। तुम्हारी आत्मा मजबूत है रोहन। तुमने वर्मा की दया की भीख को नकारा, लेकिन तुमने इस फ्लोर को छू लिया। अब तुम मेरी सेना में हो। कलेक्ट ने रोहन को दो भयानक विकल्प दिए। मिश्रा की तरह दीवार में बंधना। रोहन की आत्मा को शाट की दीवार से बांध दिया जाएगा, जहां वो हमेशा के लिए दर्द में चीखेगा। वर्मा की तरह बूढ़ा आदमी बनना। रोहन को 7वें फ्लोर पर वापस भेजा जाएगा। उसकी आत्मा लिफ्ट शाफ्ट से बंध जाएगी और वो अगले गार्ड को फंसाने के लिए बूढ़े आदमी की आवाज और रूप का इस्तेमाल करेगा। कलेक्ट ने कहा, केवल जब तुम एक नई आत्मा सौंपोगे तब तुम शाफ्ट की दीवारों से आजाद होगे और तुम्हारा चक्र पूरा होगा। तब तक तुम शिकार करोगे। कलेक्ट ने लॉगबुक का अगला खाली पन्ना खोला। यह पन्ना अब रोहन के लिए था। डर और दर्द के बीच रोहन ने महसूस किया कि उसकी इंसानियत का धागा टूट गया है। उसे दर्द नहीं चाहिए था, उसे बस सन्नाटा चाहिए था। रोहन ने आंखें बंद कर ली। मैं नया बूढ़ा आदमी बनूंगा। कलेक्ट ने एक धीमी यांत्रिक संतुष्टि व्यक्त की। कलेक्ट ने अपनी लंबी कंकाली उंगली से रोहन की छाती को छुआ। रोहन को लगा जैसे उसका दिल बर्फ का गोला बन गया हो। एक गहरी भयानक आवाज रोहन के मुंह से निकली। अंतिम गार्ड अब ओल्ड मैन है। कलेक्ट ने रोहन को वापस लिफ्ट के अंदर धकेल दिया। लिफ्ट अब ऊपर की ओर 7वें फ्लोर की ओर जा रही थी। रोहन का चेहरा बेजान था, उसकी आंखें शून्य। वो अब रोहन नहीं था, वो 7वें नियम का हथियार था। रोहन की आंखें खुली। वो अपनी मेज पर बैठा था, जहां उसने पिछली रात ड्यूटी शुरू की थी। बाहर दिन की धूप थी। लॉबी में सफाई कर्मचारी थे और लिफ्ट का डिस्प्ले सामान्य रूप से जी ग्राउंड फ्लोर दिखा रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रोहन सामान्य नहीं था। जब उसने अपनी कलाई देखी तो वो कांप उठा। उसका शरीर तो रोहन का था, लेकिन उसके अंदर कुछ खाली था, कुछ ठोस और बर्फीला। उसकी सांसें उथली थी और उसकी आंखें बेजान मैनेजर वर्मा की तरह थकी हुई थी। कलेक्ट की लंबी कंकाली उंगली ने उसके सीने को जहां छुआ था, वहां अब एक अदृश्य सर्द धागा महसूस हो रहा था। यह धागा उसके शरीर से निकलकर लिफ्ट शाफ्ट के अंधकार में सीधा 7वें फ्लोर पर बंधा था। यही उसकी सजा थी, शाफ्ट की गहराई में बंधना। रोहन ने आंखें बंद की। बंद आंखों के पीछे उसने दुनिया को देखना नहीं, बल्कि शाफ्ट को महसूस करना शुरू कर दिया। उसकी आत्मा लिफ्ट शाफ्ट की दीवारों से लटकी, हजारों आत्माओं के भयानक कोरस का हिस्सा बन चुकी थी। दर्द का कोरस। वो सुन सकता था मिश्रा की अंतहीन पागलपन भरी हंसी, उसे अपनी बेटी के नाम से पुकारने की सजा। वो महसूस कर सकता था वर्मा की जलती हुई बेचैनी, दया करने के बजाय दया मांगने के अपराध का दर्द। और अब रोहन ओल्ड मैन के रूप में इन सभी के दर्द को एक साथ महसूस कर रहा था। उनका दर्द उसका नया अस्तित्व था। कलेक्ट की यांत्रिक आवाज उसके दिमाग में गूंजी। तुम अब शाफ्ट का एक हिस्सा हो रोहन। तुम सुनोगे, तुम महसूस करोगे, लेकिन तुम तब तक आजाद नहीं होगे जब तक तुम किसी नई आत्मा को मुझे नहीं सौंप देते। तुम्हारी सजा तुम्हारा काम भी है। रोहन को एहसास हुआ कि वो अब लिफ्ट का शिकारी बन चुका था। उसकी आत्मा 7वें फ्लोर पर फंसे एक सिग्नल की तरह थी, जो रात 12 बजे के बाद सक्रिय हो जाता था। उसे अपने नए हथियार का अभ्यास करना था, आवाज। वो कमजोर बूले आदमी की आवाज निकालने की कोशिश करता, लेकिन वो आवाज उसके गले से नहीं, बल्कि शाफ्ट की गहराई से आनी शुरू होती थी। वो आवाज पूरी तरह से आर्टिफिशियल थी, लेकिन इतनी भावनात्मक थी कि किसी भी इंसान को दया आ जाए।
जैसे जैसे दिन बीता, रोहन का पुराना गार्ड वाला व्यक्तित्व पूरी तरह से मिट गया। वो अब नफरत या क्रोध महसूस नहीं करता था। उसके अंदर केवल एक यांत्रिक प्रेरणा थी, दया का जाल बिछाना और आजाद होना। शाम ढल चुकी थी। 11:45 रोहन अपनी मेज पर बैठा था। उसकी आंखें सीसीटीवी स्क्रीन पर थी। लिफ्ट के पास एक नया चेहरा, एक युवा उत्साहित लड़का मनोज नई ड्यूटी संभालने के लिए पहुंच रहा था। मनोज ने रोहन को हेलो कहा। रोहन ने केवल बेजान आंखों से उसे घूरा। मनोज ने मेज पर रखी पुरानी मुड़ी हुई रूल बुक उठाई। सर, 7वां नियम? मनोज हंसते हुए बोला। यह तो मजाक लगता है। रोहन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके अंदर कलेक्ट की आवाज एक बार फिर गूंजी। याद रखो रोहन, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करो। ठीक 12 बजे लिफ्ट ने फिर से वही धीमी कर्कश आवाज निकाली। 7वें फ्लोर पर अटकी। डिस्प्ले पर 7 नंबर चमक रहा था और रोहन की आत्मा में लिपटा दर्द अब लिफ्ट के माइक के जरिए मनोज के पास एक धीमी दर्द भरी बच्चों की सिसकी बनकर पहुंचा। मम्मी, मुझे यहां से निकालो प्लीज। रात के ठीक 12 बजे थे और मनोज का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। सीसीटीवी रूम में बैठा नया गार्ड मनोज मेज पर पड़ी रूल बुक को देख रहा था, जिस पर 7वां नियम बड़े अक्षरों में लिखा था। माइक से आ रही बच्चों की सिसकी पहले मजाक लगी, फिर डरने लगी और अब वो भयानक रूप से असली लगने लगी थी। ये सब क्या है सर? मनोज ने बगल में बैठे रोहन पुराने गार्ड की ओर देखा। रोहन की आंखें कैमरे पर थी, उनमें कोई भावना नहीं थी। रोहन ओल्ड मैन ने अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाली। उसकी आत्मा, जो 7वें फ्लोर के शाफ्ट में फंसी थी, माइक के जरिए मनोज के कान में गूंजी। उसकी आवाज अब बच्चों की सिसकी से बदलकर मनोज के पिता की याद दिलाने वाली एक हताश और थकी हुई आवाज में बदल गई। बेटा मनोज, दरवाजा खोलो, पापा यहां फंस गए हैं। अंधेरा है, मेरी सांसें रुक रही हैं। यह आवाज इतनी दर्दनाक और निजी थी कि मनोज का शरीर झटके से उछल पड़ा। उसके पिता कुछ साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गए थे और यह आवाज हूबहू वैसी थी जैसी उन्होंने अंतिम बार फोन पर सुनी थी। रोहन ओल्ड मैन जानता था कि उसका जाल सटीक बैठ गया है। कलेक्ट ने सिखाया था, दया तभी काम करती है जब वो किसी गहरे घाव पर वार करे। मनोज ने मेज पर इमरजेंसी डोर ओपन बटन पर हाथ रखा। वो रोहन की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। सर, मैं नियम नहीं तोड़ना चाहता, पर ये मेरे पिताजी की आवाज है। मुझे कुछ करना होगा। रोहन ओल्ड मैन बेजान बैठा रहा। उसके अंदर कलेक्ट की आवाज गूंजी। उसे दया करने दो रोहन, आजादी नजदीक है। मनोज ने एक गहरा कांपता हुआ सांस लिया। वो नियम को तोड़कर मानवता को बचाने की कोशिश करने वाला चौथा गार्ड था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत से बटन दबा दिया। इमरजेंसी डोर ओपन बटन की धीमी यांत्रिक क्लिक, लिफ्ट के दरवाजे खुलने की भयानक घिसटती हुई आवाज। 7वें फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। लिफ्ट के अंदर जमीन पर कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कोई रोहन के पिता नहीं थे। केवल अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के ठीक बीच में रोहन की मास्टर एक्सेस कार्ड चमक रही थी, जो उसने दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल की थी। और लिफ्ट के शाफ्ट की दीवारों से एक लंबी कंकाली छाया कलेक्टर बाहर निकली। इस बार वो जल्दी में नहीं थी। मनोज चीखा नहीं, क्योंकि इससे पहले कि वो चीख पाता, कलेक्टर ने अपने कंकाली हाथ से मनोज की छाती को छुआ। एक रोहन पुराने गार्ड के शरीर से लिफ्ट शाफ्ट की ओर दौड़ा। ये वह धागा था जो रोहन की आत्मा को बांध रहा था। रोहन को एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसे अनंत काल के बाद
दर्द से मुक्ति मिल गई हो। उसकी आत्मा शाफ्ट की दीवारों से मुक्त हुई। एक तेज झटके के साथ उसके शरीर में वापस आ गई। उसी क्षण मनोज का शरीर वही कुर्सी पर ढह गया। उसकी आत्मा एक पतले कांपते हुए धागे की तरह निकली और 7वें फ्लोर पर अटकी लिफ्ट शाफ्ट की दीवारों से मिश्रा और वर्मा के साथ बंध गई। वो अब कलेक्ट का नया गार्ड था। चक्र पूरा हुआ। रोहन अपने शरीर में वापस था। वो पूरी तरह से मुक्त था। उसने मनोज, जो अब नया ओल्ड मैन था, के बेजान शरीर को देखा। उसकी आंखें अब रोहन की पिछली रातों जैसी शून्य थी। रोहन उठा, आजादी के रोमांच से नहीं, बल्कि ठंडी भयानक समझ से भरा हुआ। वो अब मनोज की जगह लेने के लिए सुबह की शिफ्ट का मैनेजर बन चुका था। वो जानता था कि अब उसे अगले गार्ड का इंतजार करना होगा और इस चक्र को चलाने के लिए उसे 7वें नियम की कहानी दोहरानी होगी। रोहन अब सीसीटीवी रूम में नहीं था। वो मैनेजर वर्मा के दफ्तर में बैठा था, ठीक उसी मेज पर जहां एक दिन पहले वर्मा बैठे थे। धूप की रोशनी दफ्तर की खिड़की से आ रही थी, लेकिन रोहन की आंखों में अभी भी शाफ्ट का अंधेरा था। उसने अपने हाथों को देखा। वे स्थिर थे, वे कांप नहीं रहे थे। उनमें अब दया का कोई निशान नहीं था। मनोज का शरीर, जो अब केवल एक बेजान शेल था, 1 मिनट पहले ही रोहन ने शांत तरीके से लॉकर रूम में रख दिया था, जैसे वर्मा ने मिश्रा के साथ किया होगा। मनोज की आईडी, यूनिफॉर्म और लॉगबुक, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया था। रोहन ने वर्मा की पुरानी घिसी हुई लॉगबुक खोली। अंतिम पन्ने पर उसने अपनी कलम से एक अंतिम एंट्री की। वर्मा की लॉगबुक पर रोहन की अंतिम एंट्री: मनोज, नया गार्ड, नाइट ड्यूटी का पहला दिन, 7वां नियम तोड़ा, पिता की आवाज, आत्मा कलेक्ट को सौंप दी, चक्र पूर्ण, रोहन की आत्मा मुक्त हुई, नया पद नाइट मैनेजर। ये लिखते हुए उसके हाथ नहीं कांपे, लेकिन उसकी आत्मा में एक भयानक शांति थी। ये आजादी नहीं थी, ये स्वीकृति थी। रोहन अब चक्र से बाहर नहीं था, वो चक्र का इंजन बन गया था। कलेक्ट ने उसे शाफ्ट के अंतहीन दर्द से आजाद किया था, लेकिन उसकी इंसानियत को अपनी आत्मा के बदले गिरवी रख लिया था। रोहन को अब अपनी सजा के रूप में हर रात 12 बजे के बाद 7वें फ्लोर की खामोशी को सहना था, ये जानते हुए कि उस खामोशी के पीछे उसका पिछला साथी तड़प रहा है। उसने वर्मा के दफ्तर के हर कोने को ध्यान से देखा। पुराने फाइल कैबिनेट, जिसमें वर्मा ने 15 साल तक भूलने की कोशिश की थी, अब रोहन को भी वही करना था। उसे मनोज की लॉगबुक को भी कहीं दबाना था, ताकि अगला गार्ड उसके धोखे को न जान पाए। रोहन ने मनोज की लॉगबुक को अपने दफ्तर की सबसे निचली, सबसे अंधेरी दराज में छिपा दिया, जहां वो मिश्रा की लॉगबुक के बगल में दब गई। अब रोहन ने एक अंतिम भयानक काम किया। उसने अपनी मेज की दराज से एक नया साफ लैमिनेटेड नोटिस निकाला। ये नोटिस सीसीटीवी मॉनिटर के बगल में पीले पड़ चुके पुराने नोटिस की जगह लेने वाला था। नए नोटिस पर रोहन ने अपने ठंडे हाथों से लिखा: 7वां नियम, रात 12 बजे के बाद अगर लिफ्ट बीच में रुक जाए और तुम्हें दरवाजे पर कोई न दिखे, तो दरवाजा कभी मत खोलना। ये वो नियम है जो तुम्हारी जान बचाएगा। उसने जान बचाएगा पर जोर दिया, ठीक वैसे ही जैसे वर्मा ने किया था। ये झूठ जो हर नए गार्ड के लिए आशा बनकर आता था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 9 बज गए थे। उसकी शिफ्ट खत्म हो गई थी। रोहन अपने नए मैनेजर वाले कपड़ों में ग्रैंड टावर की चमकदार लॉबी से बाहर निकला। वो हवा जो कल तक उसे ठंडी और स्थिर लगती थी, आज बेजान और सामान्य थी। उसने पीछे मुड़कर लिफ्ट को देखा। 7वें फ्लोर का डिस्प्ले सामान्य था। रोहन जानता था कि वो अब आजाद है, पर उसकी आत्मा अभी भी 7वें फ्लोर पर अटकी थी, केवल एक धागे के जरिए शाफ्ट की दीवारों से बंधी हुई। उसका काम अगले नए गार्ड को ढूंढना और उसे उस मेज पर बैठाना था
जहां आज मनोज बैठा था और जहां कल रोहन बैठा था। ये चक्र कभी तत्व नहीं होता था। ठीक 1 महीना गुजर चुका था। ग्रैंड टावर का नाइट मैनेजर अब रोहन था। वो ठीक उसी कुर्सी पर बैठता था जहां कभी वर्मा बैठते थे। उसका दफ्तर अब साफ सुथरा था, पर हवा में अभी भी ओजोन और बासी दहशत की हल्की महक थी। रोहन अब मैनेजर की थकी हुई वर्दी पहनता था, लेकिन उसके शरीर में वर्मा या मिश्रा की तरह कोई काप नहीं थी। वो ठंडा, यांत्रिक और अधिकार संपन्न था। रात के 11:05 बज रहे थे और एक नया चेहरा सीसीटीवी रूम में दाखिल हुआ। ये लड़का उत्साही, आंखों में नींद और नई नौकरी का उत्साह लिए हुए था। शुभ रात्रि सर, उसने रोहन को तेज आवाज में सलाम किया। रोहन ने बिना किसी भावना के उसे घूरा। उसकी आंखें शून्य थी, वही शून्य जो उसने कलेक्ट के हॉल में देखा था। शुभ रात्रि। रोहन की आवाज धीमी थी। उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस एक निर्धारित लय थी। उसने मेज की दराज खोली जहां अब मनोज की पुरानी लॉगबुक दबी थी। उसने ऊपर से वही चमड़े की घिसी हुई रूल बुक निकाली जिसे वर्मा ने रोहन को थमाया था। तुम्हारा काम आसान है, रोहन ने कहा। शब्द वही थे जो वर्मा ने कहे थे, लेकिन लहजा पूरी तरह यांत्रिक था। पर कुछ बातें तुम्हें याद रखनी होंगी, खासकर रात 12 बजे के बाद। नया गार्ड, जिसकी उत्सुकता थोड़ी कम हुई थी, रूल बुक उठाता है। रोहन ने सीसीटीवी मॉनिटर के बगल में लगे पीले हो चुके नोटिस की ओर इशारा किया। यह रोहन का लगाया हुआ नया नोटिस था, लेकिन वो जानबूझकर उसे पीला पड़ने दे रहा था ताकि ये पुराना सा लगे। नियम 5, 6 और 7 सबसे जरूरी है बेटा, 7वां नियम। रोहन ने ठीक उसी तरह बात अधूरी छोड़ी जैसे वर्मा ने छोड़ी थी। उसने इस बार कोई फुसफुसाहट नहीं की, कोई काप नहीं दिखाया। वो जानबूझकर नया गार्ड के दिमाग में उत्सुकता पैदा कर रहा था। अगर लिफ्ट बीच में रुक जाए और तुम्हें दरवाजे पर कोई न दिखे तो दरवाजा कभी मत खोलना, किसी भी हाल में नहीं। नया गार्ड मुस्कुराया। सर, लिफ्ट खराब होगी तो मैं रीसेट कर दूंगा। रोहन के होठों पर एक ठंडा, क्रूर मुस्कुराहट आई। हां, बिल्कुल, तुम वही करना। रोहन उठा, अपनी घड़ी देखी, 11:58। वो बिना कोई सफाई दिए, बिना पीछे देखे दफ्तर से बाहर निकल गया। उसका काम पूरा हो चुका था। अब 7वें फ्लोर पर शार्ट में बंधा ओल्ड मैन मनोज अपना काम करेगा। ठीक 12 बजे टावर की लिफ्ट ने वही धीमी, कर्कश आवाज निकाली। सीसीटीवी मॉनिटर पर लिफ्ट डिस्प्ले पर लगा 7 नंबर तेजी से फ्लिकर हुआ और फिर सब शांत हो गया। नया गार्ड उठा, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और तभी लिफ्ट के माइक में, जो ठीक उसकी मेज के ऊपर लगा था, एक धीमी, दर्दनाक आवाज आई। ये आवाज किसी बूढ़े, कमजोर आदमी की थी जो खांस रहा था और बेचैन था। ये आवाज मनोज की थी, जो अब नया ओल्ड मैन था और अपने पिता की आवाज में जाल बिछा रहा था। बेटा, आवाज कांप रही थी, मैं यहां फंस गया हूं। मेरी बेटी का कल जन्मदिन है। प्लीज मुझे बस बाहर निकाल दो। प्लीज दया करो। नया गार्ड मेज पर रखा इमरजेंसी डोर ओपन बटन देखता है। वो 7वें नियम पर लिखी आशा को देखता है। ये नियम तुम्हारी जान बचाएगा। दया का चक्र फिर से शुरू हो चुका था।